नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था कि एक नई वीडियो मैं लेकर आऊँगा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले भी बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। जो नीति निर्देशक तत्व थे हमारे, उसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया। तो जहां तक हमने पहले बताया था कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई थी। थोड़ा सा हम पहले वाला रिकॉल करना चाहेंगे आपको कि मैंने बताया था कि जब इस संविधान लागू किया गया था उस टाइम पे इसे अनिवार्य रूप से नहीं लागू किया गया था। यह जो है ऐसे ही छोड़ दिया गया था राज्य के ऊपर कि कोई भी राज्य अपने जो राज्य में है पंचायती व्यवस्था लागू कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागौर में सबसे पहले जो है इसे लागू किया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र के नागौर में सबसे पहले इसे लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था धीरे धीरे करके राजस्थान में लागू किया गया, फिर राजस्थान से आंध्र प्रदेश में, और ऐसे करके बहुत सारे राज्य ने इसका अनुसरण किया और अपने अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कायम करना शुरू कर दिया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि बहुत सारी समितियां बनाई गई जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इसको बनाई गई कि उसकी सिफारिशें या उस सुझाव देने के लिए बनाई गई। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था एक्चुअल में है क्या। तो पंचायती राज व्यवस्था जो होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है इसे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड जो रिपन थे उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले ऐसा कह सकते हैं कि लागू करने का प्रावधान पारित किया था, जो कि 1882 में हुआ था। तो इसमें क्या कहा गया था कि अगर जनता की सत्ता है, अगर रियल में लोकतंत्र है, तो उसमें जनता को भी भागीदार होना पड़ेगा। यानी कि जो गवर्नमेंट की जो शासन व्यवस्था है, यानी कि सत्ता जो व्यवस्था है, उसमें अगर जनता भागीदार नहीं होती है तो एक्चुअल में वो लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ तक कि जितनी भी जनता है उनकी भी भागीदारी सत्ता में हो, इसके लिए राज्य व्यवस्था को लाया गया था। तो सबसे पहला जो है 1882 ईस्वी में इसे लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। तो दूसरी बात, जब संविधान बना था उसके जस्ट बाद ऐसा हुआ था कि इसे हमने पहले भी बताया था कि अनिवार्य रूप से नहीं लागू किया गया था। नागौर जो था पहले लागू किया, उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने उसका अनुसरण किया। इसका मतलब कि जो शासन व्यवस्था है यानी कि सत्ता व्यवस्था है उसमें जनता की हिस्सेदारी हो, इसके लेकर यानी कि ग्रामीण स्तर पे शासन व्यवस्था कायम किया जाए, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो सबसे पहले इसमें यह देखा गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि अपने सत्ता को बांटना, सत्ता के बांट कर हम लोग जनता तक उसको पहुंचा दिए। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था का, जिसे अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे, इसमें थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन अनुच्छेद में क्या क्या जोड़ा गया था। तो इसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। तो उसमें है सबसे पहला समिति है, समितियां क्यों बनाई गई थी? समितियां इसलिए बनाई गई थी कि सरकार को वो सुझाव दे सके। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों ये बलवंत राय मेहता समिति यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समितियों में से एक है, जो 1857 ईस्वी में एक सुझाव दिया था। तो सुझाव क्या दिया था? त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की थी। तो दोस्तों त्रिस्तरीय क्या है?
इन्होंने कहा था कि 3 स्तर पे शासन व्यवस्था को पंचायती राज के अंतर्गत लागू किया जाए। तो पहला क्या था कि प्रखंड स्तर पे, दूसरा ब्लॉक स्तर ग्राम स्तर पे, प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे। तो क्या होता है, प्रखंड स्तर को एज ए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रखंड स्तर को हम लोग ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रखंड में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यानी कि ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, ये 3 त्रिस्तरीय जो पंचायत की वकालत उन्होंने की थी। फिर आया था उसके 20 साल बाद, लगभग 20 साल बाद यानी कि 1977 में आया था अशोक मेहता समिति, जो कि ये दूसरी समिति थी। तो अशोक मेहता समिति आई थी, जिन्होंने कहा था, इन्होंने 2 स्तरीय की वकालत की थी। उन्होंने 2 स्तरीय की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि ग्राम स्तर और एक जिला स्तर पे हम लोग कर दें। तो 2 स्तरीय पे जो फर्स्ट लेवल था उसको मंडल कहा जाता था, यानी कि जो मीड का जो टर्म था ब्लॉक लेवल पर हटा दिया गया, और जो ग्राम था उसको मंडल स्तर पे बोला गया, और दूसरा कौन सा था, जिला स्तर पे। तो ये 2 स्तरीय जो व्यवस्था थी उसकी वकालत किसने की, अशोक मेहता समिति ने, यानी कि जो पहले वाला था उससे 20 साल बाद। आगे आता है जीवी के राव समिति, जिसे राव समिति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 77 के बाद 85 में आया था, जो कि 8 साल बाद आई थी। तो ये 20 साल बाद आया था, ये 8 साल बाद आया था। उन्होंने कहा था कि सरकार का जो सत्ता होता है उसमें जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए, और न्याय व्यवस्था भी जनता के स्तर पे भी होनी चाहिए। तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो ये 1-2 पॉइंट पूछे जाते हैं। जो सबसे मेन है वो है एमएल सिंघवी समिति, जिसको सिंघवी समिति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई, जो इसके जीवी के राव के समिति के बाद 1 साल बाद आई थी, यानी कि 1986 में आई थी। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अभी हम लोग बताए थे कि पंचायती राज व्यवस्था जो थी 40 के अंतर्गत की गई थी, तो लेकिन उसमें यह था कि इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दी गई थी। तो अभी क्या हुआ कि संवैधानिक दर्जा दी गई और राज्य को मानने के लिए बाध्य किया गया कि आप अपने राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था कायम करना ही करना है। तो इसको सबसे पहले संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की गई। दूसरा, न्याय पंचायत की बात की गई। तो न्याय पंचायत दोस्तों सबसे पहले इसमें देखा गया कि जो सरपंच स्तर होते हैं, जैसे मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, समिति होते हैं, ये सबके स्तर पर ही कुछ न्याय का निपटारा कर दिया जाए, जैसे झगड़ा विवाद, इन सभी का निपटारा वहीं पे करके उसको सुलझाने का प्रयास किया गया। तो न्याय पंचायत की वकालत इसमें की गई थी। और जो त्रिस्तरीय जो थी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी उसी को लागू करने की भी वकालत की गई। तो यहाँ पे उसकी ये सारी समितियां थी, जो 4 समितियां बनाई गई। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग याद रखें। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 73वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वहां से हमने देखा कि 73वें वाले में पंचायती जो राज व्यवस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। फर्स्ट तो पहले वाले में भी देखे और अभी वाले में भी हम लोग देखें, उसमें देखे थे भाग 9 को जोड़ा गया था और 74वें वाले में भाग 10 को जोड़ा गया था। अनुसूची जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे अनुसूची 11वीं इसमें जोड़ी गई थी, 12वीं शायद उसमें जोड़ी गई थी, ऐसा था। भाग 9 ही था और इसमें अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, उसमें 12 भी जोड़ी गई थी। तो अनुसूची इसमें 11 जोड़ी गई थी। तो अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, जिसमें अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक हमारा जोड़ा गया था, जिसमें लगभग 16 जो अनुच्छेद आ जाते हैं, 16 अनुच्छेद को इसमें सम्मिलित किया गया था। दोस्तों ये ध्यान रखिए, 243 ए से लेकर 243 ओ तक जुड़े गए। हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको 243 ए से 243 ओ तक जितने भी जोड़े गए उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे विस्तार रूप से। आगे है
जो त्रिस्तरीय प्रणाली जो सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी उसको लागू कर दिया गया, लेकिन यह शर्त रखी गई कि जहां 20 लाख से कम जनसंख्या है, जहां पे 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पे 2 स्तरीय की प्रशंसा की। आगे है, इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई जो सीटों का आरक्षण से रिलेटेड था। तो सीटों का आरक्षण से रिलेटेड क्या क्या चीज था इसमें महिला आरक्षण की बात की गई। तो महिला आरक्षण कम से कम 1/3 कर दी गई, यानी कि अगर 100 है वहां पे तो 1/3 महिला के लिए आरक्षित होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें बिहार की, बात करें दोस्तों, अपना बिहार जो है पहली बार 50% महिला आरक्षण देकर पूरे देश में नंबर 1 पे आया था। आगे है, जहां SC ST के आरक्षण की बात है तो यहाँ पे यह कहा गया कि जहाँ पे उसकी जनसंख्या जिस अनुपात में होगी उसी तरह से उसकी भागीदारी सत्ता में उतना ही होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इस चीज को याद कर सकते हैं। आगे है, इसकी भी जो कार्यकाल है 5 वर्ष कर देगी, क्योंकि अभी तक जितने भी चीज लागू थे उन सभी की कार्यकाल 5 वर्ष थी। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था के में जो चुने हुए सदस्य रहते हैं उनकी भी कार्यकाल 5 वर्ष तक की गई। अगर विघटन की स्थिति आती है कि किसी कारणवश विघटन हो जाता है तो 6 माह में चुनाव फिर से कराया जा सकता है। अगला है, चुनाव की जो आयु है यानी कि 21 वर्ष निर्धारित है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पंचायत की बात हो रही है। तो दोस्तों पंचायत की बात अलग होती है, लोकसभा विधानसभा ये सब अलग होती है, तो उसमें 25-30 अलग अलग है जो हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे याद करेंगे 21 वर्ष मिनिमम होती है। न्यूनतम कितने चाहिए? 21 वर्ष। इसमें अगला है, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना सभी इसमें सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों यह किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो आपको यह पता है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 में वर्णित है। तो दोस्तों वित्त आयोग पर भी हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अनुच्छेद 280 की हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, पंचायत की संरचना किस टाइप से होती है, यानी कि जो समितियां चुनी जाती हैं उनका कार्य क्या होता है, वो क्या क्या करते हैं, उनके ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है, वो कार्य का समन्वय किस प्रकार से कर पाते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा पंचायत की संरचना। तो इसमें होता है ग्राम पंचायत, जो सबसे नीचे स्तर पर होता है। त्रिस्तरीय की बात कर रहे हैं तो ये ग्राम पंचायत होते हैं। तो इसका जो हेड होता है वो होता है मुखिया। तो जो गांव स्तर पे होता है, इसका मुख्य होता है स्तर पे मुख्य जो होता है, मुखिया होता है जो गांव स्तर पे होता है। अगर दूसरी की बात करें, पंचायत समिति की बात करें, तो पंचायत समिति की बात करें तो इसका प्रमुख होता है, इसका तो प्रमुख ही प्रमुख होता है, इसके जो हेड होते हैं वो प्रमुख ही होते हैं। अगला है आपका, जो जिला की बात करेंगे तो जिला परिषद जो है, ये जिला परिषद होते हैं जो अध्यक्ष कहे जाते हैं या चेयरमैन कहे जाता है। तो दोस्तों अभी के चुनाव में जितने भी देखने को मिलता है वो जिला परिषद या अध्यक्ष देखने को हमें या चेयरमैन देखने को हमें मिल जाता है। अगला है कि ग्राम पंचायत में जो मुखिया चुने जाते हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं। तो दोस्तों एक होता है अप्रत्यक्ष और दूसरा होता है प्रत्यक्ष। तो दोस्तों कभी भी हमने जब चुनाव होता है तो उस टाइम पे देखते हैं कि मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें हम लोग जितने भी ग्रामीण लोग होते हैं वो लोग वोट देके मुखिया को जिताते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हम लोग मुखिया को जिताते हैं। तो प्रत्यक्ष है, यानी कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन इसी में जो सदस्य चुने जाते हैं अन्य सदस्य, उसी में से पंचायत समिति का गठन होता है। तो ये क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि इसका चुनाव जनता नहीं करती है। जनता के द्वारा चुनी गई चुने गए जो सदस्य होते हैं वही इसका चुनाव करते हैं, और उसी के द्वारा भी जिला परिषद का भी चुनाव होता है। लेकिन इस बार के चुनाव में हम लोग को देखने को यह मिला, जैसे
अभी जो 22 में चुनाव खत्म हुआ उसमें हम लोग को देखने को यह मिला है कि जैसे नगर परिषद की बात हुई तो इसमें जनता ने ही चेयरमैन को चुना है। तो दोस्तों ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन अभी हम लोग ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। तो इसका भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला होता है इसके कार्य क्या क्या होते हैं, विकास योजना क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना, ये सब इनका काम होता है। दूसरी बात, इन्हीं का जो काम किया गया है उन्हीं को ग्राम पंचायत के वार्षिक यानी कि ग्राम पंचायत जो भी होते हैं उसके वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करते हैं तथा समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करने का काम किनका होता है, ये पंचायत समिति जो प्रमुख होते हैं उनका काम होता है। और जो जिला परिषद होते हैं उनका कार्य क्या होता है, ये जो अध्यक्ष होते हैं तो इनका काम क्या होता है, समन्वय करना एवं पर्यवेक्षण करना इनका काम होता है कि कौन काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन सा वित्त कहाँ जाएगा नहीं आएगा, क्या कहीं घोटाला हो गया क्या हो गया नहीं हो गया, ये सभी चीजों का निरीक्षण करना इनका काम होता है। एक और होता है सरपंच की, दोस्तों बात करेंगे हम लोग, सरपंच भी होते हैं सरपंच। तो दोस्तों सरपंच भी होते हैं जो कि ग्रामीण स्तर पर देखने को मिल जाता है हमें। तो सरपंच का क्या होता है काम, यहाँ पे जितने भी न्याय संबंधी निपटारों का काम जो होता है ये सरपंच लेवल या मुखिया लेवल पर ही उसको कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये दीवानी से लेकर फौजदारी जो भी मामले होते हैं, जैसे दीवानी मामले होते हैं, फौजदारी मामले होते हैं। दीवानी का मतलब जैसे मारपीट जिसमें सजा दोस्तों हो सकती है, इन सब की ये पंचायत सरपंच जो होते हैं ये सभी चीज न्याय का निपटारा कर सकते हैं। दीवानी मामले में भी जैसा ऐसा होता है जमीन का जो विवाद होते हैं या जमीनी विवाद होते हैं, तो इसमें भी यह देखा गया कि 10,000 मामले तक ही यह देख सकते हैं या 10,000 एक व्यवस्था कर दी गई, यानी कि 10,000 तक ही ये देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, न्यायालय स्तर पे इसे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में कैसे कैसे लागू हुई। और देखना दोस्तों एक चीज मैं बता दूं लास्ट टाइम कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया, और यही कारण है कि 24 अप्रैल को हम लोग प्रत्येक साल पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उसका हम लोग दिवस मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था दिवस के रूप में हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर आएंगे। नमस्कार।